नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इशरत जहां प्रसंग और महाबोधि धमाके का कवरेज। हम देखेंगे कि हाल के दिनों में इन दोनों घटनाक्रमों को लेकर भारतीय मीडिया ने, हमारे प्रिंट मीडिया ने, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किस तरह कवर किया, कितनी कोशिश की गई, कितनी कामयाबी मिली, क्या विफलताएं उसकी रहीं। इन्हीं कुछ सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त खास 3 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अनिल आनंद, वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी। हमारे साथ हैं इंडिया न्यूज़ के प्रधान संपादक दीपक चौरसिया। हमारे साथ हैं आशीष खेतान, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे प्रशांत भूषण, देश के जाने माने अधिवक्ता। और हमारे साथ मोहम्मद आमिर भी जुड़ेंगे, एक आम नागरिक इस देश के। इन सभी मेहमानों से हम बात करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू हो उसके पहले आइए देखते हैं विषय से जुड़ी एक छोटी सी चित्रकथा। 3 जुलाई को इशरत जहां केस में सीबीआई ने चार्जशीट दायर करके ये कहा कि वो फर्जी मुठभेड़ का शिकार हुई। अब अखबार के पन्नों और टीवी स्क्रीन पर इशरत की बेगुनाही से जुड़ी खबरें दिख रही हैं, लेकिन 2004 से मीडिया का बड़ा हिस्सा इशरत को आतंकवादी कहता रहा है। यहां तक कि सीबीआई चार्जशीट दायर होने से 15 दिन पहले तक एक टीवी चैनल ने कुछ टेलीफोनिक बातचीत चलाकर इसे पुष्ट करने की कोशिश की। खुफिया सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर कहानी बनाकर टीवी और अखबारों ने पेश किया। एक ही चैनल साल भर अलग अलग तरीके से स्टोरी चलाता रहा। अखबारों के स्टोरी और शीर्षक में कई बार तालमेल नहीं था, लिहाजा एक अंग्रेजी अखबार को इस पर स्पष्टीकरण छापना पड़ा। सवाल यह है कि आतंक से जुड़ी रिपोर्टिंग में मीडिया बुनियादी खोजबीन क्यों नहीं करता। कई चैनल और अखबार ऐसे हैं जिनकी खुद की स्टोरी एक दूसरे को काटती नजर आती है। अमूमन फैसले से पहले ही मीडिया आरोपी के खिलाफ हो जाता है। दर्जनों उदाहरण भारतीय मीडिया के इस व्यवहार की पुष्टि करते हैं। इन मामलों में अनुमान की होड़ चलती है। बोध गया में जिस दिन धमाके हुए, उसी शाम को मीडिया का एक हिस्सा संभावित संगठन का नाम बताने लगा, जबकि जांच एजेंसियों की तरफ से उस समय तक कोई दावा नहीं किया गया था। 4 दिन बाद एक ट्वीट इंडियन मुजाहिदीन के नाम से आया, लेकिन मीडिया उससे पहले ही इंडियन मुजाहिदीन का नाम ले चुका था। म्यांमार के मुस्लिमों से लेकर और भी कई जगहों से घटना के तार जोड़े गए। अहम सवाल ये है कि क्या आतंक की रिपोर्टिंग में मीडिया अल्पसंख्यकों के प्रति पूर्वाग्रही हो जाता है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। बातचीत की शुरुआत अनिल हम आपसे करते हैं। एक जर्नलिस्ट के तौर पे आपको क्या लगता है, जब ये घटना हुई उसके बहुत दिन बाद तक हम कुल मिलाकर इन्वेस्टिगेशन पर जोर नहीं देते रहे, बल्कि एजेंसी जो थीं, खासकर पुलिस एजेंसीज, उनके कहने पर खबरें छापते रहे, उनके सूत्र के हवाले हम खबरें छापते रहे, और अंत में जब स्वयं एक सरकारी एजेंसी ने कुछ कह दिया तो हमें मजबूरन कुछ ऐसी भी चीज़ें कहनी पड़ रही हैं जो तब हमने नहीं कही थी। इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए उर्मिलेश जी, जैसे कि अभी जो आपने छोटी सी रिपोर्ट हमने देखी, उसमें कुछ बातें कही गई और बहुत सही हैं वो बातें। जहाँ तक मीडिया का प्रश्न है, तो ये इस इंस्टेंट कॉफ़ी के युग में मीडिया भी उसका भुक्तभोगी हो गया है। अब मेरे साथी, मेरे दोस्त दीपक बैठे हैं, मुझे माफ़ भी करेंगे। एक होड़ सी है, एक दौड़ सी है, एक कॉम्पिटिशन है। उस कंपटीशन में प्रेशर रहता है रिपोर्टर के ऊपर जो फील्ड में काम कर रहा है, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपडेट आपको देते रहना है। अपने साथियों को हम देखते हैं अखबारों में, जहां हमने और आपने काम किया, शायद प्रेशर कुछ कम था और कम है, क्योंकि हमारे पास वक्फा रहता है। 12 घंटे का टाइम है, 8 घंटे का टाइम है, कुछ अपडेट्स ले सकते हैं। मुझे इनकी विडंबना भी समझ आती है, लेकिन यू कैनॉट प्ले विद द फैक्ट्स एट द सेम टाइम, यू कैनॉट जंप टू द कंक्लूजन। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वास्तविकता को समझने की जरूरत है। जैसे आपकी रिपोर्ट में अभी कहा कि कुछ होने से पहले ही कह दिया कि इंडियन मुजाहिदीन इन्वॉल्व है, उसके बाद कई चैनल्स ने, कई अखबारों ने, हो सकता है कुछ अखबारों ने भी उसको डिनाई भी किया। तो कहीं संयम रखने की जरूरत है, कोई एक रास्ता निकालने की जरूरत है। जो लोग स्टूडियो में बैठ के या अखबार के दफ्तर में बैठ के एडिटर्स या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चलाते हैं रिपोर्टर्स को, कहीं ना कहीं कुछ नई सोच लाने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि आपको उसको उछालना है या ब्रेकिंग न्यूज हर 15 मिनट के बाद देते रहना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं संयम की जरूरत इसमें है। जी दीपक, हम बिल्कुल संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, इसके बाद विस्तार में आएंगे। आज के दौर में जो पैकेजिंग का दौर है, चाहे अखबार हो चाहे टेलीविजन हो, इसमें शक की इतनी सुइयां कैसे पैदा हो गई हैं? ठोस जांच पर क्यों हम ध्यान नहीं दे रहे हैं? आप मुझे बताइए कितने ब्लास्ट ऐसे हुए हैं अभी तक जिनकी ठोस जांच के बाद निकल कर आया कि वाकई यही मुजरिम है। आप मुझे बता दीजिए दिल्ली के जामा मस्जिद ब्लास्ट का क्या हुआ,
आप मुझे ऐसे कई सारे ब्लास्ट के बारे में बता सकते हैं जिस पर अभी एनआईए दिल्ली में हाई कोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर क्या हुआ, किस तरह की गिरफ्तारियां हुई, किस तरह के संगठन थे। अभी तक इसी बात पर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है कि बाटल हाउस का एक इनकाउंटर था या फर्जी इनकाउंटर था जो हमारे पॉलिटिशियंस ने खड़ी की है। तो आप इसमें सिर्फ टीवी रिपोर्टर्स या अखबार के जर्नलिस्ट को क्यों जिम्मेदार मानते हैं? आप उन लोगों को भी जिम्मेदार मानिए जो इस पर बयानबाजी करते हैं और अपने वोटों के लिए विवाद को खड़ा करते हैं। तो यू जस्ट कैन नॉट शूट द मैसेंजर। उसका काम है जानकारी देना, वो जानकारी देगा। और कोई पत्रकार ये नहीं चाहेगा, कोई पत्रकार ये नहीं चाहता होगा और उर्मिलेश जी, ये उसकी बायलाइन या उसकी शक्ल के साथ कोई खबर गलत या झूठी जाए तो वो उसके पास जितनी पुख्ता जानकारी होती है उसके आधार पर अपनी खबर देता है। प्रशांत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, दीपक कह रहे हैं कि हम एक जर्नलिस्ट के तौर पे ये कह रहे हैं कि किसी तरह कोई नहीं चाहता कि उसके नाम पर कोई गलत खबर जाए। क्या आपको लगता है कि एक बुनियादी काम मीडिया वाकई कहीं ना कहीं कोई उसमें कमी है जो बुनियादी काम नहीं कर पा रहा है कि छानबीन के बाद वो अपनी ओर से कोई बात कहे? कई बार होता है कि एजेंसी जो कह रही हैं, जो उनके अपने बायसेज हैं, जो अपने उनके कुछ पूर्वाग्रह हैं, उसके आधार पर मीडिया भी विक्टिम बन जाता है एक अजीब तरह की सूचना के प्रसार में, जो कुल मिलाकर गलत होती हैं और साबित हो जाती हैं कि वो गलत थी। वो सिर्फ मीडिया सिर्फ विक्टिम ही नहीं बनता है, वो जानबूझ के इस टीआरपी के होड़ में, ब्रेकिंग न्यूज़ के होड़ में प्लांटेड स्टोरीज, जैसे यही वाली ले लीजिए, इशरत जहान वाले केस में जो ये चलाया गया कि ये बात हो रही है टेररिस्ट और वहाँ पर एलईटी के लोगों के बीच में, ये जो टेप्स चलाए गए पूरी तरह से मेरी राय में फर्जी हैं। ये आईबी ने प्लांट कर दिए, एक मीडिया चैनल को दे दिया। उनको पता है कि आईबी प्लांट कर रही है, और क्यों प्लांट कर रही है? इसलिए प्लांट कर रही है क्योंकि वो इस विवाद से हटके कि भाई इनका फर्जी एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ, उसमें आईबी के लोग शामिल थे कि नहीं शामिल थे, उस विवाद को दूसरी तरफ ले जाना चाहती है कि इशरत जहान टेररिस्ट थी कि नहीं थी। ये मुझे वो उस चैनल के खुद एडिटर ने बताया कि ये प्लांटेड स्टोरी थी। अब प्लांटेड स्टोरी को इस तरह से चला देना, जस्ट ये कह के कि भाई आईबी ने हमको दिया है। आईबी अगर आपको कुछ बिल्कुल ही फर्जी फैब्रिकेटेड चीज दे रही है अपना मकसद हल करने के लिए, तो आप उसको चला देते हैं बिना कुछ वेरीफाई करे कि भाई ये कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, ये बातचीत हो रही है जो दिखा रही है कि इशरत जहान टेररिस्ट थी। ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी की बात है, बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है। इस तरह का जर्नलिज्म कायदे से अगर एक ठोस प्रेस काउंसिल हिंदुस्तान में होता जिसको पूरी पावर्स दी गई होती, तो इस तरह के चैनल्स को बंद कर दिया जाना चाहिए। इस तरह की जो रिपोर्टिंग, और ये एक नहीं ज़्यादातर चैनल्स इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं आज इस तरह के होड़ में, और ये हम बार बार देख रहे हैं। देखिए, अजमेर दरगाह, मक्का मस्जिद, समझौता एक्सप्रेस, बम्बई ट्रेन ब्लास्ट, मालेगांव 1, मालेगांव 2, सब में बिल्कुल झूठी प्लांटेड स्टोरीज चलाई गई। उसके आधार पर बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टिगेशंस करे गए, बिल्कुल बेकसूर लोगों को पकड़ के सालों साल जेल में रखा गया, उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी गई, और उसके बाद जब ठीक से इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता लगा कि ये लोग बिल्कुल बेकसूर थे, कोई दूसरे लोग रिस्पॉन्सिबल थे। और इन सब के पीछे हम देखते हैं कि आईबी का एक प्लांटेड वो आता है। इसमें ये बोध गया में भी आईबी की स्टोरी आई कि भाई आईबी ने बताया कि ये इंडियन मुजाहिदीन के लोग हैं। प्रशांत जी, आप हमारे साथ, प्रशांत जी काइंडली आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए बने रहेंगे, हम आपके पास फिर आएंगे। आशीष, एक बड़ा सवाल है कि आखिर मीडिया पर वो कौन सा कंपल्सन है? इतने प्रोफेशनलिज्म आने के बाद, इतने रंगारंग चैनलों के आने के बाद, इतने अखबारों के पेजों की संख्या बढ़ने के बाद, इतनी अच्छी तनख्वाहें ऊपर के लोगों को पाने के बाद, आखिर ये क्या कंपल्सन है कि मीडिया को पहले गांव और कस्बे और शहर के लोग समझते थे कि ये मानवीयता, मानवाधिकार, सही बात को रखने का एक जरिया है, लोगों, गरीब या जो मजलूम है या जो ऐसे लोग हैं जो बेचारे हैं उनके पक्ष में खड़ा होता है। लेकिन मीडिया मोहम्मद आमिर का शत्रु बन जाता है, और किसकी तरफ से? एजेंसीज की तरफ से, और वो मोहम्मद आमिर रिहा हो जाता है, कोर्ट कहती है कि बेगुनाह है। आशीष, ये क्या कंपल्सन है? नहीं, कंपल्शन टीआरपी का कंपल्शन आप कह सकते हैं कि टीआरपी का कंपल्शन है, कॉम्पिटिटिव जर्नलिज्म का कंपल्शन है। उसके अलावा
लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, प्रेजुडिस्ड है, मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन एक कम्युनिटी को लेकर प्रेजुडिस्ड है, बायस्ड है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इस देश में आप बताइए कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि मीडिया ने गलत खबरें चलाई और उसके बाद मीडिया अखबार के खिलाफ या उस चैनल के खिलाफ एक्शन हुआ, वो चैनल सस्पेंड कर दिया गया, वो अखबार बंद कर दिया गया। ऐसा हुआ। प्रशांत ने अभी ये बात कही कि अगर हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट और सक्षम प्रेस काउंसिल होती तो शायद हमारे देश के तमाम चैनल और तमाम अखबार आज बंद हो गए होते। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपने आमिर की बात करी। हमारे देश में एक आमिर नहीं है, ऐसे सैकड़ों आमिर हैं। जब वो पकड़े जाते हैं उनको एलईटी का, हुजी का या पाकिस्तान का या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का टेररिस्ट बताया जाता है। अभी हाल में ही जब लियाकत खान पकड़ा गया था, जी। जो सरेंडर करने जा रहा था, जब उसको दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये दिल्ली में ब्लास्ट करने आ रहा था, तो सभी चैनलों ने क्या चलाया, दहलने से बची दिल्ली। यस, ये तो सिर्फ अभी मैं हाल का उदाहरण बता रहा हूं। बोध गया में आज तक एनआईए के पास या किसी एजेंसी के पास ये सुराग नहीं कि ब्लास्ट किसने किया था, लेकिन तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को पता था कि सस्पेक्ट कौन है, ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे कौन हो सकती है। मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं, जो इन्होंने कहा कि कोई जर्नलिस्ट नहीं चाहेगा कि उसकी खबर उसके साथ या उसके नाम के साथ ऐसा कुछ जुड़े जो बाद में गलत साबित हो जाए। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कुछ पत्रकार तो ऐसे जिनके साथ एक नहीं सैकड़ों खबरें ऐसी हैं जो आज गलत साबित हो गई हैं। उन पत्रकारों ने क्या कोई अकाउंटेबिलिटी उनकी फिक्स नहीं है? दीपक, मैं ये कह रहा हूं कि अभी हाल में एनआईए की तरफ से कहा गया, एनआईए के हवाले से कहा गया कि उसकी रिपोर्ट में था कि डेविड हेडली ने इशरत जहां के बारे में कहा था कि वो टेररिस्ट है, लश्कर तैयबा से उसके रिश्ते हैं। क्या किसी चैनल ने, किसी अखबार ने, हम सब अपने बारे में कह रहे हैं, किसी एक पर हम बात नहीं कह रहे हैं, क्या किसी ने कोशिश की कि जिस वक्त डेविड हेडली से एनआईए की टीम मिली थी उस वक्त भारत का गृह सचिव कौन था, उससे पूछा जाए, क्योंकि रिपोर्ट गृह सचिव को गई होगी। अभी अभी ताजा अंक में एक मैगजीन ने जीके पिल्लई का इस पर इंटरव्यू किया है और जीके पिल्लई ने इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड कहा है कि एनआईए ने जो उनको रिपोर्ट सौंपी थी उसमें इशरत जहां का नाम लश्कर तैयबा के टेररिस्ट के रूप में था ही नहीं। देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल रिपोर्ट मैं कह रहा हूं कि मैं आपको बताना चाहता रिपोर्टर हूं, या मेरा रिपोर्टर या इनका रिपोर्टर आखिर जाकर पूछता क्यों नहीं, अपने मन से क्यों वो कह देता है एजेंसीज के कहने पर? दीपक, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं कि हर खबर, अगर प्रशांत भूषण जी को लगता है आईबी का प्लांट चलता है, दिल्ली पुलिस का प्लांट चलता है, तो हर खबर एक प्लांट है। आशीष खेतान भी जानते हैं, वो भी सूत्रों के हिसाब से अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, हर खबर एक प्लांट है। अगर कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी आपको कोई खबर देती है वो भी एक प्लांट है। अगर अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण मिलकर रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो लीगली कहीं प्रूव नहीं हो सकती, जिसके लिए कोर्ट में नहीं जाते, वो भी एक प्लांट है। अगर आप आशीष अगर आप कम्युनिटी को दीपक हमारे साथ कम्युनिटी पर, मैं किसी कम्युनिटी पर नहीं जाना चाहता आशीष, मैं किसी कम्युनिटी पर नहीं जाना चाहता। मीडिया ने इस देश में एक कम्युनिटी को लगातार टारगेट किया है, इस बात से आप इनकार दीपक नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर आईबी गलत इन्वेस्टिगेशन करती है, आईबी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, आईबी अगर गलत इन्वेस्टिगेशन करती है, गलत खुफिया एजेंसी एक खुफिया जानकारी एकत्रित करती है, सीबीआई को देती है, दिल्ली पुलिस को देती है, उत्तर प्रदेश पुलिस को देती है, पंजाब पुलिस को देती है, आईबी को बंद कर दीजिए, रेगुलेट करिए। दीपक, हमारे साथ इस वक्त एक ओल्ड दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से मोहम्मद आबिर स्वयं हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मोहम्मद आबिर, आप इस वक्त भारत के 3 प्रमुख पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं, हमारे साथ प्रशांत भूषण भी जुड़े हुए हैं। आपसे मैं बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, हमारे पास समय कम है, कि जिस वक्त 1998 में आपको गिरफ्तार किया गया और 14 वर्ष फर्जी आरोपों के कारण आप जेल में रहे और आप पिछले वर्ष रिहा हुए, इन बीते वर्षों के दौरान मीडिया कवरेज जिस तरह का आपको दिखा, अखबारों में, चैनलों में आपके बारे में जो चीजें आई, उनको देखकर अब आपको क्या लगता है मीडिया के बारे में? मीडिया का एक तबका ऐसा है जो कि पुलिस जो आरोप में किसी को पकड़ती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जो उनकी चार्जशीट होती है वो रखती है, और प्रेस का एक तबका बगैर उसकी छानबीन किए उसको जो है रिलीज कर देता है। मीडिया ऐसे कैसे छाप देता है जिससे कि विक्टिम्स जो अंडर ट्रायल होता है उसके केस के ऊपर फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा उसकी फैमिली पे फर्क पड़ता है। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। 18 साल की उम्र में जब आज से 15 साल पहले मुझको उठाया गया, तो मीडिया जब कोर्ट के अंदर कवरेज कर रही थी तो मुझसे ये प्रश्न किया जा रहा था, तुमने ये काम क्यों किया? हालांकि उन्होंने ये नहीं जाना कि ये काम किया है या नहीं किया या आपका क्या कहना है, बल्कि सीधा सवाल उनका, आपने ये ब्लास्ट क्यों किए?
और मुझको मफल्ड किया गया था, मैं बोल नहीं सकता था, उस वक्त रिमांड पे था, मजबूर था, सख्ती से पुलिस ने मुझको मना कर रखा था। एक ये, और अगले दिन अखबारों में आ गया थी एक 18 साल का मास्टर माइंड जो है लड़का जो है वो इतने बम ब्लास्टों में शामिल रहा, जिसकी वजह से मेरी जो मैंने झेला वो तो झेला। एक मीडिया ट्रायल शुरू हुआ, कोर्टों पे वकीलों पे असर पड़ा, इस का असर जो है मेरी फैमिली पे पड़ा। ये कि मेरे से फैमिली के लोगों मेरी फैमिली से रिश्तेदारों ने, अड़ोसी पड़ोसियों ने और दोस्तों ने मिलना जुलना बंद कर दिया। एक सोशल बाइकाट हो गया। मीडिया में ऐसी खबरें आई कि इनका बेटा या जो है ये इस घर का लड़का जो है ऐसे कामों में देशद्रोही के आरोप में बन रहा। आमिर, हम दूसरा ये आपसे कि जब छुटके में निकला आमिर, हम आपसे दूसरा फिर रूप ये बातचीत देखा करेंगे। मैंने कि जो गर्मजोशी मीडिया में जब आरोप लगाए गए थे वो गर्मजोशी मेरे छुटने पर नहीं दिखाई गई कि मैं आरोप से बरी हो गया, ऐसी कवरेज नहीं की गई। यहाँ तक कि मेरा वकीलों ने भी बाइकाट किया केस में लड़ने के लिए। वकील एक जी हिंदी जी के अखबार जी का मैं आमिर, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसने आमिर, हम आपसे फिर बातचीत करेंगे, जरूर बातचीत करेंगे। लेकिन हम प्रशांत भूषण, कई बार एजेंसीज के जरिए जो चीजें उसको बताई जाती हैं, नीचे से ऊपर तक लोग उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं। जैसे लगता है कि वो एक चौथा खंभा जिसे कहते हैं, फोर्थ स्टेट, वो ना होकर वो स्टेट के पार्ट अपने को पेश करते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या मीडिया का ये जो रोल है, जो मीडिया का ये जो तौर तरीका है, आपने पहले भी देखा है, पहले भी भागलपुर ब्लैंडिंग से लेकर के और बड़ी बड़ी स्टोरीज प्रिंट मीडिया ने सामने लाई हैं, लेकिन क्या ये जो चेंजिंग रोल मीडिया का है, इसके पीछे सोशियोलॉजी क्या है, क्या समाजशास्त्र है ये मीडिया के एटीट्यूड में चेंज का? देखिए, पहली बात तो मीडिया को जब ये जैसे दीपक चौरसिया कह रहे हैं कि सारी स्टोरीज प्लांटेड होती हैं, तो जो प्लांट कर रहा है आप उसका नाम सीधा सीधा बताइए ना कि ये स्टोरी हमको ये आईबी ने दी है। आईबी ये कह रहा है कि ये कॉन्वर्सेशंस उनको दिए गए, जिससे कि आईबी का जो अफसर है उसकी सीधी जवाबदेही आए। अब ये छुप छुप कर लोग कुछ भी मीडिया के थ्रू चला देते हैं, ना उनकी जवाबदेही बनती है ना मीडिया की जवाबदेही बनती है। मीडिया वालों को एक दूसरा दायित्व भी है उनका कि कोई अगर उसको कोई प्लांटेड स्टोरी दे रहा है तो उसका नाम तो खैर आप बताइए। दूसरी बात, आपका ये भी दायित्व है कि आप देखिए कि ये स्टोरी सही है कि नहीं है, इसके पीछे कुछ तथ्य दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। आपका मिनिमम, खासकर अगर आप ऐसी स्टोरी कर रहे हैं जिसने कि एक आदमी की रेपुटेशन बिल्कुल खत्म होने वाली है, जिससे कि उसके ट्रायल पर खतरा पैदा होगा, उसका ट्रायल ईमानदारी से नहीं हो पाएगा, तो ये तो बहुत ही गलत बात है कि जिस तरह से दीपक कह रहे हैं कि भाई सारी स्टोरी प्लांटेड है, हम तो प्लांटेड स्टोरी चलाते हैं, मीडिया सब प्लांटेड स्टोरी चलाती है। लेकिन ये तो सारा मीडिया जो है ये नहीं कहा, प्लांट ये नहीं काम कहा, करता नहीं है। प्रशांत जी, ये नहीं कहा, अगर ऐसा मीडिया है, मैंने ये नहीं कहा है। तो फिर अगर इस ऐसा मीडिया होता को तो बंद हो अन्ना जाना हजारे का चाहिए। कवरेज, लाइव कवरेज नहीं अगर इस होता। तरह से अगर ऐसा planted होता तो stories ही प्रशांत आप भूषण की एक भी चलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बगैर कवर किसी होती। के बताए इसी तरह से प्लांटेड स्टोरीज चलाते हैं, इसलिए मैं आपके बारे में ये बात कह रहा हूं। आप मेरे बारे में कुछ भी कहने के लिए और स्वतंत्र आप- नहीं है, क्योंकि अच्छा, खैर। आप लोगों के नहीं, बारे में प्रशांत जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं प्रशांत जो जी, कहीं- दीपक किगार गिलानी ने आपके बारे में अपनी किताब में यह भी लिखा है कि जब वो गिरफ्तार किए जा रहे थे वो उन्होंने तो गलत लिखा आप आज तक पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे वो थे उन्होंने गलत ये लिखा है। भाग गए हैं, ये भगोड़े वो हैं। उन्होंने गलत लिखा है। मैंने और एक ये शब्द भी नहीं बोला था। लेकिन- आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। लेकिन और इफ्तिकार मैंने ने आपके इफ्तिकार- साथ न्याय किया कि उन्होंने कहा कि आपने अपनी गलती मैं मानी इसको फिर और आप clarify करना पार्टिसिपेट चाहता किए हूं। प्रदर्शनों इफ्तिकार में। को भी मैं कह चुका हूं कि इफ्तिकार आपने जो लिखा है गलत लिखा है। जी। मुझे नहीं पता इफ्तिकार को किसने बताया कि मैं उनके बारे में ये बातें कह रहा था। और मैं ये भी दावे के साथ कहता हूं कि इफ्तिकार की जो पिटिशन थी उसका पहला सिग्नेटरी मैं था। मैं इस विषय पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। एक अंतराल अभी लेते हैं और जो बाकी सवाल हैं, महाबोधि मंदिर में विस्फोट का हो या इशरत जहां के छूटे हुए और सवाल हैं, हम उन पर फिर चर्चा करेंगे एक अंतराल के बाद। अनिल, आप बहुत देर से खामोश हैं। मैं ये कह रहा था कि इशरत के बारे में जब भी रिपोर्ट हमने देखी अखबारों में, चैनलों पे, हाल के दिनों में, खासकर चार्जशीट आने के बाद, ये हमेशा ये उसमें लाइन ली जाती रही कि वो टेररिस्ट थी या नहीं थी। सवाल यह है कि इनकाउंटर, मुठभेड़ जो फर्जी थी, भारत की सबसे बड़ी अन्वेषण करने वाली, छानबीन करने वाली एजेंसी कह रही है, सरकार की एजेंसी कह रही है, किसी मीडिया ने नहीं कहा, एजेंसी कह रही है, फिर भी हम इस डिबेट को आगे क्यों बढ़ाना चाहते हैं कि वो टेररिस्ट थी या टेररिस्ट नहीं थी? क्या मुठभेड़ को हम इग्नोर करना चाहते हैं? क्या उसको हाशिए पे डाल देना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल भी हम उस मुठभेड़ को इग्नोर नहीं कर सकते।
और ये जो सीबीआई और आईबीबी का एक विवाद बनाने की कोशिश की गई है, ये भी अननेसेसरी है मेरा मानना है। कम से कम इन्वेस्टिगेशंस जो हो रही हैं, लेट देम टेक प्लेस। क्या निकलता है उसमें से तब तक इंतजार करना चाहिए। मैं इनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं। किसी कंक्लूजन पे एकदम से पहुंच जाना, मैं कैसे यहाँ ये कह सकता हूं कि लेट के साथ इशरत के ताल्लुक थे। यस, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, किसी के पास कोई क्लिंचिंग एविडेंस इस वक्त नहीं होगा, या अगर है तो सामने आना चाहिए। क्या मानवाधिकार को मीडिया ने बिल्कुल भुला दिया है? क्या मनुष्य के अस्मिता के साथ खड़ा होने की बात मीडिया ने बिल्कुल भुला दिया है? क्या किसी संदिग्ध आतंकवादी को जीते हुए पुलिस हिरासत में, फिर उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में मोहम्मद अजमल अमीर कसाब को लिया गया था और उसने कई सारे खुलासे किए। नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं यहाँ पर किसी को डिफेंड मैं यहाँ पर किसी को डिफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या किसी संदिग्ध आतंकवादी को मार डाला जाना चाहिए? ये कहना चाहता हूँ कि कृपया नेशनल टेलीविजन पर बगैर इस बात पर डिस्कशन मत करें कि कौन आतंकवादी था या कौन नहीं था। इसी होम मिनिस्ट्री ने 2007 में एक एफिडेविट डालकर कहा था, हो सकता है मेरा सन गलत हो, कि इशरत जहां एक टेररिस्ट थी। अब सीबीआई कह रही है कि उसको नहीं पता। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे कह रहे हैं कि वो नहीं जानते कि इशरत टेररिस्ट थी या नहीं। लेकिन सीबीआई नहीं, बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। दिग्विजय सिंह जाकर उनसे सवाल पूछते हैं। सवाल यह है कि इस पर पब्लिक डिस्कोर्स क्यों हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो इस पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्लैरिटी क्यों नहीं देती? लेकिन आशीष, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई आतंकी है, अगर किसी पर डाउट है कि वो संदिग्ध है, उसके कनेक्शंस हैं, आप उसको गिरफ्तार करके बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई करो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। और इस देश में की गई है कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ। आप एक मुद्दा, छोटा सा एक मुद्दा जोड़ता हूं, आशीष अगर इजाजत दें तो छोटा सा मुद्दा जोड़ता हूं, इनकी बात में मैं जुड़ना चाह रहा हूं। एक और इशू इसमें आ जाता है। 8, 9 या 10 साल हो गए जी, चार्जशीट होते होते 10 साल हो गए। चार्जशीट होते हुए 10 साल नहीं, मैं ये 2010 में हुआ था। एक प्रोसेस चल रहा है, आफ्टर क्यों नहीं, अगर हम बात करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की, क्यों ये चीजें जल्दी नहीं होती हैं? हम वेट करते हैं कि कोई ऐसा मुकाम आया जब इलेक्शन महाबोधि मंदिर का जो मामला है वो छूटा जा रहा है। देखिए, महाबोधि मंदिर का जो अभी तक कवरेज आया है, बगैर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के कोई फाइंडिंग्स के, सरकार की फाइंडिंग्स के, हमने सबसे पहले मीडिया में प्रोमिनेंट अखबारों ने, प्रोमिनेंट चैनल्स ने कहना शुरू किया कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है, फिर शुरू किया कि इसमें म्यांमार के कनेक्शंस हैं। एक बड़े अखबार ने, 2-3 चैनलों ने तो ये तक कहा कि इसके पीछे बिहार के दरभंगा के मॉड्यूल का हाथ है। बिल्कुल, सीधे दरभंगा पहुंच गए। बिल्कुल। उर्मिलेश, 2004 से लेकर 2008 के बीच में इस देश में और मीडिया ने एक ये भ्रांति फैलाई थी, मीडिया ने उसको एक्सेंचुएट किया था, इस प्रिजम्पशन को, इस प्रेजुडिस को, कि जब भी कोई ब्लास्ट होता है, जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है, तो उसके पीछे किसी एक तबके का, किसी एक खास संप्रदाय के आदमी का या मेंबर का हाथ होता है। और जब बाद में ये पता चला कि देश के तमाम ब्लास्ट के पीछे उनका हाथ नहीं, किसी और डिनोमिनेशन का हाथ था, तो आज ये बात साफ हो गई है कि तब मीडिया का जो कवरेज था, क्या किसी मीडिया चैनल ने आज इस बात की माफी मांगी? आज भी जब भी कोई ब्लास्ट होता है तो फिर सुई, शक की सुई जिसे हम कहते हैं, एक ही तरफ मोड़ दी जाती है। क्यों बार बार ये क्यों नहीं रियलाइज कर रहा है कि मीडिया की, समाज का एक बहुत बड़ा तबका मीडिया से बिल्कुल ही डिसअफेक्टेड हो गया है। जैसे उसका इस देश की पुलिस पर विश्वास नहीं है, उसका इस देश की मीडिया के ऊपर विश्वास उठ गया है। दीपक, क्यों नहीं आप ये बात एहसास करते हैं? आपने अपने कैरियर की शुरुआत एक रिपोर्टर के रूप में की थी और काफी मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक एडिटर जब आप हो, अपने रिपोर्टर्स को उस अधिकार से वंचित क्यों कर रहे हैं? आपके रिपोर्टर, मेरे रिपोर्टर या अखबारों के रिपोर्टर, मैं जनरल बात कह रहा हूं आपके हवाले, क्यों घटनास्थल पर नहीं जाते? क्यों वो तमाम पक्षों से नहीं मिलते? क्यों सिर्फ वो मॉड्यूल को शक की सुई उधर घुमा रहे हैं? ये गलत बात है। गुजरात में जब आपने इशरत जहां के इनकाउंटर की बात की, उसी का एग्जांपल देता हूं। गुजरात में जब इशरत जहां का इनकाउंटर हुआ तो यही टेलीविजन चैनल्स थे जिन्होंने प्रोमिनेंटली इशरत की मां, इशरत की बहन, उसके पूरे परिवार को दिखाया और कहा कि ये फर्जी इनकाउंटर है। ये वही टेलीविजन चैनल थे। ये खबर फ्रंट पर कैसे आई कि ये एनकाउंटर फर्जी है या नहीं, ये मीडिया ने दिखाना शुरू किया, तब आई। दोनों पक्षों को रखा गया। लेकिन दीपक, महाबोधि मंदिर के बारे में बार बार दरभंगा मॉड्यूल का जिक्र करना मीडिया का, ये क्या मतलब है इसका? किया है इसके बारे में उर्मिलेश जी में कोई बिना टिप्पणी नहीं कर सकते। आप उस इशरत स्पेसिफिक आदमी से जहां के इस पर मामले बात में कर ही, सकते हैं। इशरत जहां के मामले में ही कुछ चैनल्स ने टेप चलाए जिनका कोई माई बाप नहीं था,
और ये कहा कि मोदी को मारने का प्लॉट था और चार्जशीट में वो सारी चीजें गलत निकली। वो आईबी जिसके पास चैनल्स ने इशरत जहां की मां के बारे में भी छापा, वो छोड़ उन्हीं चैनल्स ने इशरत जहां की मां के बारे में भी छापा। आशीष और दीपक हमारा समय खत्म हो चला है। तस्वीर के दोनों पहलू कम से कम टेलीविजन मीडिया दिखाता है, दोनों पक्ष हमेशा चलते हैं। दीपक आप ये कह रहे हैं कि सच के तमाम रूप होते हैं और तमाम चेहरे होते हैं और मीडिया किसी एक सच में विश्वास नहीं करता है, सच के तमाम रूप में विश्वास करता है, तब मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़े रिफ्लेक्शन की जरूरत है। लेकिन आपको लगता है रिफ्लेक्शन की जरूरत हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 18 साल में इस देश को आदमी को वोट देने का अधिकार मिल जाता है, एडल्ट हो जाता है वो, और 20 साल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत हद तक मैच्योर और आप कुछ कह रहे हैं अनिल? बहुत जल्दी से दो बिंदु पे आना चाहूंगा। प्लीज, हमारे पास समय बिल्कुल मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है आशीष के कहने पे कि तमाम भारत में पूरा लोगों का विश्वास जो है वो मीडिया से उठ गया है। अगर उठ गया है तो फिर स्टूडियोज बंद कर देने चाहिए, ऐसा नहीं है। कमियां हैं, पत्रकारिता भी बंद कर देनी जिस चाहिए। फील्ड में है, जुडिशरी में कमियां हैं, जी। उसका ये मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया। मुझे लगता है कि आज की बहस में एक छोटी सी और बात, छोटी जाते जाते ये बात, मैं रिपोर्टर हूं, मैं फील्ड में हूं, ये जाहिर है कि लोग मेरे पे प्लांट करेंगे, सीबीआई वाले भी, अगर मैं बीट कर रहा हूं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने क्या एक्सेप्ट करना है, साइफन कैसे करना है, तरीका क्या है। मुझे लगता है कि आप तीनों मेहमानों ने स्टूडियो में, प्रशांत भूषण ने और मोहम्मद आमिर ने इस पूरी बहस में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और तमाम उत्तेजना के बावजूद जो सच है, जो तथ्य हैं, उनके करीब पहुंचने की कोशिश की गई है। इस देश में मीडिया को भरोसा है लोगों का, शब्दों को आज भी लोग पवित्र समझते हैं। अगर गांव, कस्बों, देहातों में जाइए तो आपको लगता है कि वाकई वो समझते हैं कि जो टेलीविजन पर आ रहा है, जो अखबारों में छप रहा है, वो काफी हद तक सच है, काफी हद तक पवित्र है। लेकिन लोग सवाल भी उठा रहे हैं, खासकर अब जब प्लांटेड स्टोरीज, जब बिना छानबीन के स्टोरीज, पैकेजिंग के जरिए चीजों को परोसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे दौर में एक सवाल जरूर उठ रहा है, ऐसे दौर में ये जरूरी है कि मीडिया की विश्वसनीयता को, उसके भरोसे को बरकरार रखा जाए। इन शब्दों के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।